लास्ट क्लास में हमने न्यूक्लियर रिएक्टर को स्टडी किया, जिसमें हमने नाभिकीय विखंडन की, संलयन की नहीं, नाभिकीय विखंडन की चैन रिएक्शन को करवाया। और उसमें जो चैन रिएक्शन हमने करवाई वो आपकी चैन रिएक्शन थी कंट्रोल्ड चैन रिएक्शन। कंट्रोल्ड चैन रिएक्शन करवा के उससे किस तरीके से आपने देखा कि हम जनरेटर चला सकते हैं स्टीम बना के, और जनरेटर चलेगा तो उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, और उस बिजली का यूज़ हम लोग अलग अलग जगहों पर, कारखाने में, घरों में सप्लाई देने के लिए हम कर सकते हैं। ठीक है, और एनर्जी की बहुत बड़ी मात्रा वहाँ से रिलीज होती है जब विखंडन होता है नाभिकों का। नाभिकीय विखंडन की श्रृंखला अभिक्रिया में एक दूसरी जो चैन रिएक्शन आपकी आती है वो होती है अनकंट्रोल्ड चैन रिएक्शन, अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। जैसा कि आप पहले से भी जानते हैं कि जो अनकंट्रोल्ड चैन रिएक्शन होती है वो सीधे ब्लास्ट को लीड करती है। हालांकि ये इसका एक बैड यूज़ है, पर फिर भी हम करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बोला ही था कि किसी भी चीज़ का यूज़ गुड है या उसका यूज़ बैड है, इट डिपेंड्स अपॉन अस। ये हम पर डिपेंड करता है, ये हम पर डिपेंड करता है कि उसका यूज़ अच्छा है या बुरा है। तो जब हमको नाभिकीय विखंडन से एनर्जी मिलना स्टार्ट हुई, चैन रिएक्शंस उसमें हो रही थी, तो हमने देखा कि बहुत एनर्जी की बहुत बड़ी मात्रा वहाँ से रिलीज होती है। तो हमने अच्छे कामों में भी यूज़ किया और नाभिकीय रिएक्टर बना लिया, उससे बिजली बनाने लगे और हम अलग अलग जगह पर सप्लाई करके उसका प्रयोग करते हैं। और हम ये भी देख रहे हैं कि नाभिकीय विखंडन में एक अनकंट्रोल्ड चैन रिएक्शन भी होता है, अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया भी होती है, और हम चाहें तो इस एनर्जी का भी यूज़ कर सकते हैं। पर हमने इसका यूज़ अच्छे कामों में नहीं किया, खराब कामों में किया, लेकिन कर सकते हैं हम इसका यूज़। वो बुरा जो हमारा इन्वेंशन था कि नाभिकीय विखंडन की अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया को यूज़ करके आपने जो चीज़ बुरे काम के लिए बनाई वो हमने बनाया परमाणु बम। इसको जब भी फोड़ा जाएगा इससे बिना नुकसान के कुछ काम हो जाए पॉसिबल नहीं है। जहां फोड़ा जाएगा नुकसान होना ही होना है, बट फिर भी हमने बनाया अपनी सेफ्टी के लिए, युद्ध वगैरह के लिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि युद्ध हो जाए किसी दूसरे देश से तो जब आपकी मर्जी हो बम उठा के मार दो, ऐसा नहीं हो सकता। परमाणु बम, हाइड्रोजन बम, ये सब ऐसे बम हैं जो आपके दीपावली में छूटने वाले पटाखे की तरह नहीं होते कि फोड़ेंगे बस उतनी जगह इफेक्टेड होगी, ऐसा नहीं है। इससे सैकड़ों मील का मतलब समझते हैं, एक मील में लगभग 1.5 किलोमीटर के आसपास होता है, और सैकड़ों मील की मैं बात कर रहा हूँ। इतनी दूर दूर तक बड़ा नुकसान हो जाता है इससे। इसलिए इनका ऐसा आदेश भी नहीं है कि थोड़ा युद्ध हो गया आपने ले जाके परमाणु बम मार दिया, नहीं कर सकते आप। इसके लिए भी आपको अलाउ नहीं है ऐसे करना, नहीं तो आप ही थोड़ा परमाणु बम मारोगे, दूसरे लोगों के पास भी तो है, और वो मार देंगे तो सैकड़ों मील तक जीवन का चिन्ह खत्म हो जाएगा और कुछ बचेगा ही नहीं ना फिर तो बना के रखते हैं हम उसको, कभी मौका पड़ने पर जब अलाउ होगा यूज़ करने के लिए। तो देखिए परमाणु बम में क्या होता है, इसको एक नज़र देख लेते हैं। ये फिगर बनाया हुआ है मैंने एटम बम का। एटम बम को इस फिगर की हेल्प से आप समझ सकते हैं। फिलहाल क्या होता है एटम बम, देखिए यहां लिखा हुआ है। परमाणु बम का अधिक उपयुक्त नाम नाभिकीय बम है। क्यों? क्योंकि इसमें हम कौन सी अभिक्रिया करते हैं, नाभिकीय विखंडन की श्रृंखला अभिक्रिया को अंजाम देते हैं। और नाभिकीय विखंडन की श्रृंखला अभिक्रिया में भी कौन सी वाली श्रृंखला अभिक्रिया? आंसर है अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया, अनकंट्रोल्ड चैन रिएक्शन। ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, तभी तो ब्लास्ट करेगा। कंट्रोल में होता तो हम ब्लास्ट होने ही क्यों देते। तो परमाणु बम का अधिक उपयुक्त नाम नाभिकीय बम है, याद रख लीजिए। ठीक है, फिजन बम भी कहते हैं, न्यूक्लियर बम भी इसी को बोला जाता है। न्यूक्लियर बम जिसको कहते हैं ना, न्यूक्लियर बम, वहां पर परीक्षण किया गया न्यूक्लियर बम का, तो वो यही बम है, परमाणु बम जिसको कहते हैं। यह एक ऐसी युक्ति है, देखो कैसी डिवाइस है ये, कितनी खराब डिवाइस है, जिसमें तीव्रगामी न्यूट्रॉनों के द्वारा विखंडनीय पदार्थ,
विखंडनीय पदार्थ मतलब ऐसा पदार्थ जिसमें विखंडन करवाया जा सकता है, जैसे यूरेनियम है, प्लूटोनियम है। इनमें अगर न्यूट्रॉनों की बमबार्डिंग करवाएंगे तो हम उसमें मतलब न्यूक्लियाई का ब्रेकेज करवा सकते हैं, नाभिकों को तोड़ सकते हैं हम। विखंडनीय पदार्थ में अनियंत्रित कहां पर कराएंगे अभिक्रिया? विखंडनीय पदार्थ में। जो पदार्थ विखंडनीय नहीं होगा उसमें नहीं करवा सकते आप। विखंडनीय पदार्थ में अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया को बनाए रखा जाता है, तब उस पदार्थ से अति अल्प समय में, बहुत ही कम समय में ऊर्जा की विशाल मात्रा मुक्त हो जाती है। ये एक ऐसी डिवाइस है, ठीक है ना। फिर से परमाणु बम का सबसे सुइटेबल नाम क्या रखा जा सकता है? न्यूक्लियर बम, नाभिकीय बम, ठीक है। परमाणु बम क्या चीज होती है? परमाणु बम एक ऐसी युक्ति है जिसमें तीव्रगामी न्यूट्रॉनों के द्वारा हम नाभिकीय विखंडन की अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया को बनाए रखा जाता है। ऐसा करने से क्या होगा? ऐसा करने से पदार्थ से अत्यंत अल्प समय में, बहुत ही छोटे से टाइम पे, बहुत कम समय में एनर्जी की बहुत बड़ी मात्रा वहां से रिलीज हो जाती है। कैसे होता है ये सब? ये परमाणु बम आपके सामने है। मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूं, फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं कि लिखा क्या गया है। ये परमाणु बम का डायग्राम आपके सामने है। इसमें हम जो विखंडनीय पदार्थ होता है, जैसे यूरेनियम 235 को हम ले रहे हैं यहां पर। यूरेनियम 235 में या किसी भी विखंडनीय पदार्थ में आपने एक पॉइंट पढ़ा हुआ है, क्रांतिक द्रव्यमान, क्रिटिकल मास। क्या होता है क्रांतिक द्रव्यमान? बताएंगे आप मुझे? बताइए। तो क्या पढ़ा है फिर आपने? कह रहे हो बताएंगे, बता रहे नहीं हो। क्रांतिक द्रव्यमान विखंडनीय पदार्थ का वह न्यूनतम द्रव्यमान है, कम से कम मास है, जो कि उस पदार्थ में श्रृंखला अभिक्रिया को बनाए रखने के लिए जरूरी है। अगर उससे कम द्रव्यमान ले लेंगे तो कितना भी न्यूट्रॉन भेजेंगे उसमें आप चेन रिएक्शन को मेंटेन नहीं कर सकते, बनाए नहीं रख सकते हैं, समझ रहे हैं। और अगर उससे ज्यादा द्रव्यमान होगा तो चेन रिएक्शन को आप मेंटेन कर सकते हैं। तो कोई भी विखंडनीय पदार्थ है उसका अपना एक क्रिटिकल मास होता है। वो क्रिटिकल मास एक ऐसा मिनिमम मास होता है कि उतना मास तो चाहिए ही चाहिए आपको फिजन की चैन रिएक्शन को मेंटेन रखने के लिए। उससे कम मास लेंगे तो फिजन होगा ही नहीं, स्टार्ट ही नहीं होगी चैन रिएक्शन। तो यूरेनियम का भी अपना एक क्रिटिकल मास है, होगा जितना होता होगा। हमने क्या किया है, यूरेनियम का जितना भी क्रिटिकल मास होता है उससे थोड़ा ज्यादा यूरेनियम लिया। कितना? कम कि ज्यादा? ज्यादा यूरेनियम लिया, लेकिन उसके 2 टुकड़े कर दिए। फिर यूरेनियम का क्रिटिकल मास जितना भी होता है उससे थोड़ा ज्यादा यूरेनियम लिया और उसके 2 टुकड़े कर दिए। जैसे एज एग्जाम्पल, अगर यूरेनियम का क्रिटिकल मास 1 किलो है, मान लिया ऐसे एग्जाम्पल पे, 1 किलो तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। ऐसे 1 किलो है तो हमने कितना लिया? हमने ले लिया 700 ग्राम। तो 700 ग्राम के हमने क्या कर दिए? 2 टुकड़े कर दिए, या 500 ग्राम के 2 टुकड़े कर दिए, 1000 किलोग्राम हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो जितना क्रिटिकल मास होता है उससे थोड़ा सा ज्यादा लेके उसके 2 अलग अलग टुकड़े कर दिए। अब आप समझ सकते हैं, अगर 1 किलो क्रिटिकल मास है और हमने 1.5 किलो लिया तो ये विखंडन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 1 किलो क्रिटिकल मास है और हमने 1.5 किलो लिया है, तो एक्सप्लोजन हो सकता है कि नहीं? चैन रिएक्शन स्टार्ट होगी कि नहीं? लेकिन हमने आधा आधा कर दिया, 750। अब होगी? नहीं हो सकती, अलग अलग कर दिया ना, हाफ करके। वो हमने किया, क्रिटिकल मास से थोड़ा सा ज्यादा यूरेनियम लिया और आधा आधा कर दिया। आधा आधा करके ऐसे शेप बना दी इनकी और अलग अलग कर दिया दोनों को। शेप ऐसी बनाई कि जब इसको हम छोड़ें तो ये जाके इसमें बिल्कुल फिट बैठ जाए, ठीक है। अब ये भी 750, ये भी 750, अलग अलग। ये अगर बने भी रहेंगे तो क्या ये आपस में विखंडन कर सकते हैं? नहीं कर सकते,
समझ में आया? क्यों? क्योंकि इन दोनों का अलग अलग द्रव्यमान तौलने जाएंगे तो दोनों का द्रव्यमान अलग अलग क्रिटिकल मास से कम रहेगा, तो अपने आप ये विखंडन नहीं कर सकते। ठीक है ना? इसमें एक ये बहुत हार्ड मटेरियल का इसका हम एनवेलप बनाते हैं, जिसमें ये मटेरियल हम रखते हैं, बहुत हार्ड मेटल का बना देते हैं, तो इसको हम डेंस कवर बोल सकते हैं। और ऊपर में यहाँ पर एक स्प्रिंग लगा देते हैं और स्प्रिंग से जो दो टुकड़े हमने किए हैं उनमें से ऊपर वाले टुकड़े को स्प्रिंग से कनेक्ट कर देते हैं, और इस स्प्रिंग का कनेक्शन अंदर ही अंदर ये ऊपर में एक की लगी रहेगी, इससे कर देंगे। चाबी बोल सकते हैं आप, चाबी से कर देंगे। है बड़ा सिंपल, 5 मिनट का आर्टिकल है, खत्म हो जाएगा अभी ये। ठीक है ना? समझ आ गया? अब हमको अगर कभी इसको फोड़ना होगा तो क्या करेंगे? फोड़ना होगा, इसको बर्स्ट करना होगा, तो हम चाहेंगे कि ये इसमें सेट हो जाए। जब, क्योंकि अलग अलग दोनों का द्रव्यमान क्रांतिक द्रव्यमान से कैसा है? कम। लेकिन जब दोनों ऐसा मिल जाएंगे तो पूरे का द्रव्यमान क्रांतिक द्रव्यमान से ज्यादा हो जाएगा और फिर ये बर्स्ट कर सकता है। तो हम क्या करते हैं, जैसे ही हमको इसको फोड़ना होता है हम ऊपर में लगी की निकाल देते हैं, ऊपर में लगी इस की को खींच देते हैं। जैसे ही खींच के निकालेंगे स्प्रिंग का कनेक्शन टूट जाएगा, ये स्प्रिंग टूट जाएगी। स्प्रिंग टूटेगी तो अब ये कहीं से जुड़ा तो रह नहीं गया, यहां से जैसे ही स्प्रिंग टूटी ये पूरा का पूरा टुकड़ा के खट से इसमें सट जाएगा। तो इसके पहले दोनों के द्रव्यमान कैसे थे? अलग अलग क्रांतिक द्रव्यमान से कम, लेकिन जैसे ऊपर का टुकड़ा आके इसमें सटा, अब पूरे का मास मिला के क्रांतिक द्रव्यमान से कैसा हो गया? ज्यादा। इसके अंदर ऑलरेडी न्यूट्रॉन्स भरे हुए हैं। अब वहां पर विखंडन की श्रृंखला अभिक्रिया स्टार्ट हो जाएगी, और यह श्रृंखला अभिक्रिया कौन सी है? अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया है। हमने कैडमियम की क्षणें नहीं लगाई हैं, हमने लेड नहीं लगाया इसमें बीच में, हम नियंत्रित करना ही नहीं चाहते, तो हम बनाए हमने इसीलिए कि हम इसको कंट्रोल करना ही नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि अपार ऊर्जा इससे निकले और हानि हो, हम चाहते ही हैं, तभी तो बम है ये। ठीक है ना? तो जैसे ही ये इसमें सट जाएगा पूरे का मास मिलकर के क्रिटिकल मास से ज्यादा हो जाएगा। क्रिटिकल मास से ज्यादा होते ही इसके अंदर ऑलरेडी न्यूट्रॉन्स हैं, वो इसमें विखंडन की अभिक्रिया को क्या कर देंगे? स्टार्ट कर देंगे। और एक बार कसम से विखंडन की अभिक्रिया चालू हो गई ना, आप रोक नहीं सकते इस पे। कब तक? जब तक पूरा यूरेनियम खत्म नहीं हो जाता। समझ रहे? क्यों? क्योंकि एक से दूसरा टूटेगा, दूसरा तीसरे को तोड़ेगा, तीसरा चौथे को तोड़ेगा, और एक बार ब्रेकेज में एक न्यूक्लियस के ब्रेक होने से 3 न्यूट्रॉन्स निकलते हैं, आप पहले से जानते हैं। तो एक पहले टूटेगा, फिर 1 से 3 और टूटेंगे, 3 से 9 हो जाएंगे, 9 से 27, 27 से 81, 243, 729, और लगातार ये प्रोसेस चलता रहेगा जब तक कि वहां पर मौजूद यूरेनियम के सारे न्यूक्लियाई ब्रेक नहीं हो जाते। बस ये हो जाएगा। ठीक है? अब पढ़िए क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है परमाणु बम में यूरेनियम अथवा प्लूटोनियम। हम यूरेनियम भी इस्तेमाल करते हैं और प्लूटोनियम भी इस्तेमाल करते हैं। यूरेनियम 235 का भी यूज करते हैं और प्लूटोनियम 239 का भी यूज करते हैं। के 2 टुकड़े एक सघन आवरण, सघन आवरण मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग कवर में हम उसको रखते हैं, पृथक पृथक रखे जाते हैं, अलग अलग। प्रत्येक टुकड़े का द्रव्यमान क्रांतिक द्रव्यमान से कम होता है। समझ आ रहा है अब आपको? ताकि आवरण के भीतर अंतरिक्ष किरणों तथा स्वतः विखंडन के कारण उपस्थित अवांछित न्यूट्रॉनों के द्वारा श्रृंखला अभिक्रिया चालित ना हो। ये यहां पर क्या बोला गया भाई? ताकि आवरण के भीतर अंतरिक्ष किरणों तथा स्वतः विखंडन के कारण उपस्थित अवांछित न्यूट्रॉनों के द्वारा श्रृंखला अभिक्रिया चालित ना हो। जब परमाणु बम बनाएंगे उस वक्त, जब आप परमाणु बम बनाएंगे उस वक्त इसके अंदर कुछ न कुछ जो कॉस्मिक रेज हैं वो रह जाएंगी। कॉस्मिक रेज हमेशा सन से यहाँ पर आती रहती है अर्थ पे, तो जब आप बनाओगे उसको तो कुछ ना कुछ कॉस्मिक रेज न्यूट्रॉन्स उसके भीतर आ ही जाएंगे, आप रोक नहीं सकते उनको। दूसरी चीज, ये यूरेनियम या प्लूटोनियम है, ये रेडियो एक्टिव मटेरियल हैं और इनसे लगातार न्यूट्रॉन्स क्या होते रहते हैं? निकलते रहते हैं। बस बर्स्ट क्यों नहीं होता पहले? क्योंकि दोनों टुकड़ों का मास क्रिटिकल मास से कम है।
तो न्यूट्रॉन रहते हैं इनके अंदर लगातार, पर वो फोड़ नहीं पाते क्योंकि क्रांतिक द्रव्यमान से द्रव्यमान कम होता है। अवांछित न्यूट्रॉन, ऐसे न्यूट्रॉन जो तो चाहते भी नहीं है पर फिर भी आप रोक नहीं सकते अंदर आने से उनको, ठीक है ना। इस अवस्था में मतलब जो ये अवस्था हो जाएगी, इस अवस्था में दोनों टुकड़े कैसे रहते हैं, सुरक्षित और स्थायी बने रहेंगे, फूटेंगे ही नहीं तो सेफ बने हुए हैं और स्थायी है। आप चाहे जहां रख लो इसको, परमाणु बम बना के कोई प्रॉब्लम नहीं, कमरे में रखे रहो, जब फोड़ना हो तो चाबी निकालनी पड़ेगी, बस ये होगा। जब बम का विस्फोट करना होता है, ये थोड़ा सा छूट गया था तो मैंने यहां ऊपर लिख दिया है, ये एरो लगा दिया है ताकि आपको पता लग जाए कि यहां पर छोटी चीज यहां लिखी हुई है। जब बम का विस्फोट करना होता है तो बम के ऊपर लगी चाबी के द्वारा दोनों टुकड़े को माइक्रो सेकंड से भी कम समय में आपस में मिला दिया जाता है। मतलब जैसे ही बम को फोड़ना है, हम ऊपर लगी चाबी को निकाल देंगे और तुरंत ये इसमें सट जाएगा, आके आपस में मिला दिया जाता है। ऐसा होते ही विखंडनीय पदार्थ का द्रव्यमान, जैसे ही ये होगा तो विखंडनीय पदार्थ का जो द्रव्यमान है, अभी तक क्रांतिक द्रव्यमान से दोनों के टुकड़ों के द्रव्यमान कम थे, लेकिन अब मिल गए तो क्रांतिक द्रव्यमान से अधिक हो जाता है। तथा अवांछित न्यूट्रॉनों के कारण, मतलब वहां जो न्यूट्रॉन अंदर भरे हैं जिनको हम नहीं चाहते थे आए, वो न्यूट्रॉन तो वहां पर हैं, उन न्यूट्रॉनों के कारण विखंडन की अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया अति तीव्र होना शुरू हो जाती है। चालू हो गई अब श्रृंखला अभिक्रिया, न्यूट्रॉन तो उसके अंदर है ही, अति तीव्र और कौन सी, अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया अति तीव्र गति से होने लगती है, जिसमें तीव्रगामी न्यूट्रॉन निकलते हैं। अब देखो जैसे रिएक्शन चालू हुआ तो उसमें और न्यूट्रॉन निकल रहे हैं, तीव्रगामी न्यूट्रॉन निकलते हैं तो पल भर में ही अपार ऊर्जा मुक्त हो जाती है। बस अब और क्या करिए वे माँ, और तो कुछ है नहीं। रिएक्टर में तो हमें कंट्रोल करना होता था, कहीं ये रॉड अंदर करो, बाहर निकालो, सेफ्टी ट्यूब्स डालो, बाहर निकालो, पंप चलाओ, पानी भेजो, ये सब। इसमें क्या तुम करोगे जब कंट्रोल है ही नहीं, तो जो हो रहा है होने दीजिए, फिर क्या करोगे आप, खड़े होकर तमाशा देखिए केवल। अपार ऊर्जा मुक्त हो जाती है, बस हो गया एटम बम। समझ आ गया मेरे ख्याल से, है ना। अब परमाणु बम तो हो गया, फिर उसके बाद इतना और का लिखा है, इसको पढ़िए, परमाणु बम का अंदाजा मिलेगा कि क्या कर सकता है वो, ठीक है। एक आइडिया आपको मिलेगा कि परमाणु बम से ये हो सकता है, मतलब ये होगा, इसलिए आप इस पे जल्दी रिस्क मत लीजिए, बनाने की कोशिश घर में मत करो इंटरनेट से देख के। बम के विस्फोट से, जब बम विस्फोट होता है उस समय की हालत देखिए क्या होती है। लगभग 10⁻7 डिग्री सेल्सियस की कोटि का ताप उत्पन्न होता है। इतना हाई टेम्परेचर 10⁻7, 8, 9 डिग्री तक। ये तो एक अंदाज लिखी गई है कि 10⁻7 डिग्री सेल्सियस के कोटि का टेम्परेचर, उसके ऑर्डर का टेम्परेचर क्रिएट होता है। इतना हाई टेम्परेचर, समझ रहे हैं आप। एक नॉर्मल मनुष्य के शरीर का ताप कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस में 37 के आसपास, और यहाँ 10⁻7, 1 करोड़ के ऊपर डिग्री सेल्सियस, इतना हाई। 10⁻7, 10⁸, 10⁹ तक टेम्परेचर क्रिएट होता है इस पे। लाखों वायुमंडलीय दाबों के बराबर दाब उत्पन्न हो जाता है। यहां पर जहां पर हम लोग अर्थ पे रहते हैं, हम पर हमेशा 1 एटमॉस्फेयर के बराबर का प्रेशर हमारी बॉडी पर लगता है, लेकिन हमको अनुभव नहीं होता। क्यों? क्योंकि इस प्रेशर को हमें बचपन से सहने की आदत है, इसलिए हमको उसका एहसास नहीं कर पाते हैं। नहीं तो आप कभी भी देखिएगा, जब आप खड़े होते हैं, आप एक अवस्था में थोड़ी देर खड़े रहेंगे, आपको लगेगा कि पैरों में कुछ दबाव पड़ रहा है, पैरों में प्रेशर पड़ रहा है, तो हमको पैरों की अवस्थाएं बदलनी पड़ती हैं ऐसे, समझ रहे हैं। या आप बैठे रहेंगे, लेटे रहेंगे तो भी पीठ में आपको में दर्द करने लगती है, तो हमको करवट लेना पड़ता है। क्यों? एक वायुमंडल दाब से लगातार ये एटमॉस्फेयर आपको दबाता है। पर क्योंकि बचपन से हमें उसकी आदत है तो हम उस पर ज्यादा गौर नहीं करते, लेकिन वहां जो प्रेशर क्रिएट होगा, लाखों वायुमंडलीय दाब के बराबर का दाब उत्पन्न हो जाएगा। टेम्परेचर कितना? 10⁸, 10⁹ डिग्री तक का टेम्परेचर। प्रेशर कितना? लाखों वायुमंडलीय दाब के बराबर का दाब उत्पन्न हो जाता है। इसके साथ अंधा कर देने वाली दमक उत्पन्न होगी, इतना लाइट निकलेगी उससे
कि अगर आप खुली आंखों से ऐसा देख लें तो हो सकता है कि आंखें अंधी जैसी आपको लगने लगे, उसके बाद आपको कुछ दिखे ना थोड़ी देर तक। इतनी ज़्यादा ग्लो वहाँ से क्रिएट होगा। उसके साथ साथ और कौन कौन सा विकिरण निकलेगा ये देखिए। दृश्य विकिरण, पराबैंगनी विकिरण, एक्स विकिरण, गामा रेडिएशन, सब हाई फ्रीक्वेंसी रेंज की वेव्स निकलेंगी। आपने स्पेक्ट्रम पढ़ा है ना विद्युत चुंबकीय तरंगों का, उसमें गामा, एक्स, यू, वी, आई, एम, आर ऐसा है ना। तो यहाँ कौन कौन सा रेडिएशन निकलता है? गामा, एक्स, यू और वी। तो विजिबल रेडिएशन की वजह से हमको दिखता है। इसके ऊपर अल्ट्रावायलेट, पराबैंगनी, इसके ऊपर एक्स रेज और इसके ऊपर गामा रेडिएशन, हाई फ्रीक्वेंसी रेंज की सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यहां उत्पन्न हो जाएंगी। गामा किरणों का विध्वंसकारी झोंका उत्पन्न होता है। विध्वंसकारी, जो सिवाय नुकसान के कोई काम इसका नहीं है। जिस स्थान पर बम का विस्फोट होता है, जिस स्थान पर यह बम का विस्फोट होता है, वहां से दूर दूर तक जीवन का चिन्ह भी नहीं रहता। मतलब उसके बाद बहुत दूर दूर तक आप देखोगे कि क्या यहां पर पहले कोई रहता था, क्या यहां जिंदगियां थीं, तो जीवन का निशान नहीं बचेगा, चिन्ह नहीं बचेगा जीवन का। आप ये अंदाज लगा सकते हैं कि यहां कोई रहता था कि नहीं रहता था। विस्फोट में रेडियो एक्टिव किरणें भी निकलती हैं। रेडियो एक्टिव किरणें निकलेंगी और वो वायु के साथ में बहुत दूर दूर तक ऐसा फैल जाती हैं, जो वायु के द्वारा सैकड़ों मीलों तक ले जाई जाती हैं और अपार जन क्षति करती हैं। ये जो रेडियो एक्टिव किरणें होती हैं ना, ये एयर के द्वारा जहां तक पहुंच जाएंगी, जिस इंसान की बॉडी में एंटर कर जाएंगी, जिस जानवर की बॉडी में एंटर कर जाएंगी, जहां पर भी चली जाएंगी, वहां जीवन का नुकसान ही है, वहां पर लाइफ का नुकसान ही है, उसके अलावा कोई और काम नहीं है। इसीलिए इनका जब परीक्षण किया जाता है, आप सुनते होंगे, न्यूज़ में देखते होंगे, बोले इंडिया ने परमाणु बम का परीक्षण किया। तो ये जब परीक्षण किए जाते हैं तो ऐसी जगहों पर किए जाते हैं जहाँ से सैकड़ों मीलों दूर तक जीवन हो ही ना, ऐसी खाली जगह पर जाके इनका परीक्षण किया जाता है। समझ रहे हैं? जैसे आपने सुना जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में परीक्षण किए गए थे बहुत पहले। जब बहुत पहले परीक्षण किए, वे फॉरेन से हुए वो टेस्ट, तो उस समय उसके बाद वहाँ से बहुत दूर दूर तक उनको अंदाज़ा नहीं था कि इतना बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। उन्होंने जब ये परीक्षण किया, उसके बाद सैकड़ों मीलों तक वाकई में जीवन का चिन्ह ही खत्म हो गया। बहुत लोग मरे उसमें रेडियो एक्टिव रेडिएशन की वजह से। और ऐसा बताया जाता है, मैं तो गया नहीं देखने, ऐसा बताया जाता है कि आज भी जो क्षेत्र उनके नज़दीक रहे हैं, आज भी उसका इफेक्ट वहाँ देखने को मिलता है। बीमारियाँ बहुत ज़्यादा वहाँ रहती हैं। दूसरी चीज़, आज जो न्यूली बॉर्न चाइल्ड रहते हैं, जो बच्चे नए पैदा होते हैं, उनमें भी वो हैंडीकैप्ड होते हैं, उनमें भी अपाहिज देखे जाते हैं। इतना बड़ा इफेक्ट रेडिएशन का आज भी, जबकि ये परीक्षण बहुत पहले किया गया था। ये सब 60-70 के दशक में ये सब परीक्षण हुए थे। अब आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा इफेक्ट है। आज भी वहाँ जो बच्चे नए पैदा होते हैं, उनमें अपंगता देखी जा रही है, और ये उस रेडिएशन का इफेक्ट है। तो ये इतनी डेंजरस चीज़ होती है, लेकिन हमने बनाया, क्योंकि मैंने आपको बोला कि यूज़ कोई भी चीज़ हो, टेलीविज़न है, आपके घर में मोबाइल फ़ोन है, आप इन चीज़ों का, ये चीज़ें खराब नहीं हैं। ये जो भी डिवाइस बनती है, सब इंसान की अच्छाई के लिए बनती है, उसकी प्रोग्रेस के लिए बनती है। फ़र्क इतना होता है कि हम उसका मिसयूज़ ढूंढ लेते हैं। ताला बनता है तो इसलिए ताकि आपके घर की सेफ्टी करे, लेकिन हमने ताला तोड़ना भी तो सीख लिया है। मोबाइल बना ताकि आपको वो दुनिया भर की नॉलेज दे सके, लेकिन हमने उसमें बहुत गलत चीज़ें भी यूज़ करना शुरू कर दिया है ना। ऐसे ही ये चीज़ है, हमको विखंडन से ऊर्जा मिली तो हमने अच्छे काम में भी उसको यूज़ किया, लेकिन हमने गलत काम में भी उसको यूज़ करना सीख लिया। तो ये एटम बम होता है, एंड आई होप कि आपको समझ में आ गया है। ठीक है, तो ये एटम बम हो गया। इसके बाद अब हम ये देखना चाहते हैं कि नाभिकीय विखंडन की श्रृंखला अभिक्रिया में दो अभिक्रियाएं पढ़ी
अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया और नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया पर बेस्ड हमने क्या बनाया? परमाणु बम। नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया पर आधारित हमने एक डिवाइस बनाई, उसका नाम था न्यूक्लियर रिएक्टर। दोनों में हमने यूरेनियम वगैरह यूज किए। तो अब हम ये सबके मन में क्वेश्चन उमड़ता है कि ये जो आप कर रहे हो नुकसान भी है, फायदा भी हो रहा है। तो हम ये देखना चाहते हैं कि इसके क्या नुकसान हैं और इसके क्या बेनिफिट्स हैं, ये हम थोड़ा सा देखना चाहते हैं। समझ रहे हैं ना आप हमारी बात? कि जैसे हम आपको बताएंगे, हम कहीं से भी चाकू लेने आप जाएंगे तो चाकू बेचने वाला आपको बताएगा कि देखिए सर इसके फायदे क्या क्या हैं, आप सब्जी काट सकते हैं, फल काट सकते हैं, अच्छे कामों में यूज़ कर सकते हैं। उसके साथ साथ नुकसान भी बताएगा, देखिए इसका नुकसान भी बहुत है, बच्चों की पहुंच से दूर रखिएगा नहीं तो हाथ कट जाएगा। तो इसी तरह से ये जो हमने एनर्जी ली है, इसमें हमने अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन भी करवाई है, बम बनाया, और कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन करवा के हमने न्यूक्लियर रिएक्टर बनाया। अब हम देखना ये चाहते हैं कि क्योंकि हम तो समझ रहे हैं कि आपकी एक छोटी सी गलती कितना बड़ा नुकसान करवा सकती है, यह इस पैराग्राफ में आप देख रहे हैं। तो हम इसका बेनिफिट भी देखना चाहते हैं कि फायदे क्या हैं, और हम ये भी देखना चाहते हैं कि इसके लॉसेस क्या हैं और इसके रिस्क क्या क्या हैं। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद हम उसको समझते हैं। ओके, ये जो यूरेनियम में हम लोग नाभिकीय विखंडन की अभिक्रियाएं कर रहे हैं, रिएक्टर बना रहे हैं, एटम बम बना रहे हैं, इनमें ये जो फ्यूल हम लोग यूज़ कर रहे हैं यूरेनियम है, प्लूटोनियम है, इनका बेनिफिट क्या है? आप बता सकते हैं क्या बेनिफिट है? इतना पढ़ा है, कुछ तो समझ आ रहा होगा अब आपको। देखिए, पहला बेनिफिट तो ये है इसका कि इसमें जो भी फ्यूल हम यूज़ करते हैं, जो ईंधन यूज़ करते हैं, जैसे इतना हाई टेम्परेचर वगैरह ये सब क्रिएट अगर करना होता है आपको, आप जानते हैं आपके पास इस दुनिया में कोई ईंधन ही नहीं है। जैसे हम आपसे बोले कि 10⁹ डिग्री का टेम्परेचर क्रिएट करना है, मुझे ज़रूरत है, चाहिए, और बनाओ। आपके पास ऐसा कोई ईंधन नहीं, ना पेट्रोल है, ना डीजल है, ना आपका LPG है, ना CNG, कोई ऐसा फ्यूल है ही नहीं। आप सोचोगे हम बहुत लकड़ी जला देंगे, आप पूरा जंगल जला दो, इतना टेम्परेचर ना क्रिएट कर पाओगे। 10⁹ डिग्री, 10⁸ डिग्री, 7 डिग्री का टेम्परेचर अगर बनाना है, इतना हाई टेम्परेचर, तो आपके पास, हमारे पास इस दुनिया में कोई फ्यूल ही नहीं है कि इतना टेम्परेचर हम क्रिएट कर सकें। तो अब आप सोचोगे तो फिर ज़रूरत है काहे पड़ी भाई इतना टेम्परेचर क्रिएट करने की? आपको मैं बताऊं कि जो सन है, सूर्य में 10⁹ 10⁸ के आसपास का टेम्परेचर है। और जब हमने देखा कि सन में इतना टेम्परेचर है, तो आप तो जानते हैं हम तो जो चीज़ देखते हैं, हमारी साइंस का ये काम है, जो चीज़ हम अपने नेचर में देखते हैं उसको हम करके भी देखना चाहते हैं, एक्सपेरिमेंट। तो सन में हम देखते हैं 10⁹ 8 के आसपास टेम्परेचर वहाँ पर है, तो हम उसको अपनी लाइफ में भी क्रिएट करके देखना चाहते हैं कि इतना टेम्परेचर कैसे बनेगा। और अभी आप जब पढ़ोगे तो आपको देखेंगे ज़रूरत भी पड़ेगी एक जगह पर, अभी नहीं बताएंगे, नहीं तो फिर उसका सीक्रेसी ख़त्म हो जाएगी और फिर मज़ा ख़त्म हो जाएगा उसका, इसलिए अभी नहीं बताएंगे कि कहाँ ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन अगर किसी दिन ऐसी कोई हमारा काम है जिसके लिए हमें 10⁹ डिग्री टेम्परेचर ज़रूरत है, फिर हम कैसे बनाएंगे? लेकिन ये एक ऐसा चीज़ है जिसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, 10⁷, 8, 10⁹ डिग्री तक का टेम्परेचर क्रिएट कर सकते हैं। तो जब भी आपको हो कि यार 10⁹ के आसपास का टेम्परेचर क्रिएट करना है, जाकर एक छोटा सा क्या करना, परमाणु बम फोड़ देना। परमाणु बम फोड़ देंगे तो 10⁹ के आसपास का टेम्परेचर, 8 के आसपास का टेम्परेचर बन जाएगा, जो भी आपका मकसद हो पूरा हो जाएगा। ठीक है ना। दूसरी चीज़ ये है कि इसमें होता ये है, आपने देखा है, हमने कैलकुलेट करके दिखाया कि ईंधन की थोड़ी सी मात्रा ही, केवल फ्यूल की थोड़ी सी मात्रा बहुत बड़ी ऊर्जा देने में सक्षम है। समझ रहे हैं? वैसे आपको ज़रूरत अगर ईंधन की होती है तो आप 2-4-10 क्विंटल लकड़ी जला डालोगे, सिलेंडर ख़त्म कर डालोगे गैस का, पेट्रोल का वो हो जाएगा, तो ये सब चीज़ें आप करोगे। लेकिन इसमें क्या है, इसमें जो भी हमारा फ्यूल है, यूरेनियम वगैरह है, तो यूरेनियम की एक छोटी सी मात्रा केवल लीजिए और वही इतनी ऊर्जा आपको दे सकता है
कि आपके बहुत बड़े से बड़े काम भी इससे हो जाएंगे। जैसे आपने देखा था कि हम 1 ग्राम यूरेनियम हमको इतनी एनर्जी दे सकता है जितना 20 टन TNT देता है विस्फोट होने पर। तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये है कि इसमें ईंधन का या ईंधन की बहुत कम मात्रा ही ऊर्जा की विशाल मात्रा को उत्पन्न करने में सक्षम होती है। ठीक है, तो पहला तो यही बेनिफिट हम नोट कर लेते हैं। क्या इसमें ईंधन की अल्प मात्रा से ही इसमें ईंधन की अल्प मात्रा से ही ऊर्जा की बहुत विशाल मात्रा उत्पन्न होती है। एक तो बेनिफिट ये है, आप खाना बनाने जाएंगे तो उसके लिए आपको बहुत सारी लकड़ी जरूरत पड़ेगी। कोई भी काम करने जाएंगे ईंधन की जरूरत है, बहुत सारा ईंधन खर्च होगा आपका। लेकिन अगर इससे आप एनर्जी ले रहे हैं, यूरेनियम से एनर्जी ले रहे हैं, तो आपको बहुत बड़ी ऊर्जा भी मिल जाएगी और आपका फ्यूल भी ऐसा चुटकी भर लगेगा बस। तो ये इसका एक बड़ा बेनिफिट है। दूसरा बेनिफिट इसका ये है कि अभी हम लोग ये जो भी अपना काम करते हैं ना, जो भी वर्क हमारा होता है, जहाँ पर हमें ईंधन की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ पर हम लोग वर्क किससे करते हैं? कोयले से काम करते हैं। कोयले से अभी जैसे बिजली बनाने का जो प्रोसेस होता है, उससे हम कोयला जलाते हैं, उससे हीट क्रिएट करते हैं। हीट क्रिएट करके पानी गर्म करते हैं, पानी गर्म होने से भाप बनती है और वो स्टीम से हम टरबाइन चलाते हैं, टरबाइन से जनरेटर चलता है और जनरेटर चल के बिजली बनाता है। तो अभी तो हम ये करते हैं, कोयले का यूज़ करते हैं। लेकिन कोयले का यूज़ करेंगे और जैसे बिजली बनानी है आपको, तो आप जनरेटर चला देते हो, उसमें डीजल डालते हो आप। तो ये वाले फ्यूल हम यूज़ करते हैं, कोयला यूज़ करते हैं, डीजल यूज़ करते हैं, पेट्रोल यूज़ करते हैं। लेकिन आपको पहले भी मैंने कई बार ये बताया हुआ है कि हमारी दुनिया में ये सारे फ्यूल जो है वो लिमिटेड हैं, सीमित हैं। कोयला है, पेट्रोल है, डीजल है, ये सब सीमित है। तभी आपने देखा होगा टेलीविज़न में भी बड़ा एडवर्टाइज वो लोग करते रहते हैं, एडवर्टीजमेंट आता रहता है कि सेव फ्यूल, ईंधन बचाइए। वो लोग बहुत दिखाते हैं कि अगर आप क्रॉसिंग के किनारे खड़े हैं गाड़ी लेकर के, तो गाड़ी निकल रही तो हम लोग उतनी देर गाड़ी स्टार्ट ही रखते हैं कि अभी निकल जाएगी तो हम लोग क्रॉस करेंगे। लेकिन गाड़ी बंद कर दें, ईंधन बचाइए। ईंधन क्यों बचाइए? क्योंकि पेट्रोल, डीजल और कोल, ये सारी चीज़ें इस अर्थ पे सीमित हैं। सीमित चीज़ में क्या होता है कि अगर आप उसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, फालतू में यूज़ कर रहे हैं, ज़रूरत नहीं है फिर भी आप उसको खर्चा कर रहे हो, तो ये क्या होगा, कुछ दिन के बाद इस अर्थ से ये सारे के सारे ईंधन खत्म हो जाएंगे। कोयला भी खत्म हो जाएगा, पेट्रोल भी खत्म हो जाएगा, डीजल भी खत्म हो जाएगा। फिर आप क्या यूज़ करोगे? आंसर है उस समय हम लोग यूरेनियम यूज़ करेंगे। तो अभी से हमारे इंडिया में प्लांट लगाए जा रहे हैं यूरेनियम के, कि यहाँ विखंडन करेंगे और उससे हम एनर्जी प्राप्त किया करेंगे। आप कभी भी नेट पे सर्च करके देखिए कि हमारे इंडिया में कितने न्यूक्लियर फिजन के प्लांट्स लगाए जा रहे हैं। पूरी लिस्ट उसमें निकल के आएगी कि जगह जगह पर सरकार, गवर्नमेंट इसके प्लांट्स लगा रही है। क्यों? क्योंकि जब ये सारे फ्यूल खत्म हो जाएंगे, पेट्रोल खत्म हो जाएगा, नहीं रहेगा, डीजल खत्म हो जाएगा, कोयला भी ज़मीन से ख़त्म हो जाएगा, वो भी नहीं मिलेगा आपको। फिर आप बिजली किससे बनाओगे? बाइक किससे चलाओगे? गाड़ियाँ कैसे चलेगी? उस वक्त हम इस फ्यूल का यूज़ करेंगे। तो प्लांट हम अभी से लगा रहे हैं क्योंकि फ्यूचर की हमें फिक्र है। प्लांट अभी से लगाया जाए। तो आप कभी भी आपको मौका मिले, गूगल पे आप सर्च करके देखिए, तो आपको जितने भी प्लांट इंडिया पे लगे हुए हैं उन सब की एक लिस्ट उसमें दिखाएगा, न्यूक्लियर प्लांट कितने लगे गए। तो इसमें दूसरा बेनिफिट हमारा क्या है? दूसरा बेनिफिट है कि ये कोयले का है, ये एक अच्छा रिप्लेसमेंट है कोल का। कोयला खत्म हो जाएगा, हम उसकी जगह इसको यूज़ करना स्टार्ट कर देंगे। समझ आ रहा है? इससे फिर हीट लेंगे,
हीट लेके पानी गर्म करेंगे, स्टीम बनेगी, स्टीम से टरबाइन चलाएंगे, टरबाइन से जनरेटर, जनरेटर से बिजली बनना शुरू हो जाएगी। वो बिजली आपको प्रोवाइड की जाएगी, लेकिन उसके लिए वर्क तो आज ही से करना पड़ेगा ना हमको। फ्यूचर में कुछ भी करने के लिए उसके लिए प्रयास तो आपको आज ही करना पड़ता है ना। तो दूसरा जो अच्छा बेनिफिट इसका फायदा है वो ये है कि ये कोयले का अच्छा रिप्लेसमेंट है। कोयला खत्म हो जाएगा उस समय हम इसको यूज करेंगे, ठीक है। तो यहां लिख सकते हैं यूरेनियम। कोयले के समाप्त हो जाने पर एक अच्छे ईंधन के रूप में प्रयोग किया जा सकता है या किया जाएगा। एक अच्छे ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाएगा। ये इसके बेनिफिट्स हैं। इसमें कुछ रिस्क भी है। देखिए रिस्क क्या है। पहला रिस्क तो यही है यूरेनियम वगैरह का जब आप यूज करेंगे, पहला रिस्क तो यही है कि अगर धोखे से भी इसकी जो चैन रिएक्शन है वो अनकंट्रोल्ड हो गई तो सीधे जाके वो क्या बना देगी, ब्लास्ट ही करेगी। तो पहला रिस्क तो यही है कि यदि श्रृंखला अभिक्रिया, विखंडन की श्रृंखला अभिक्रिया अनियंत्रित हुई तो इससे ब्लास्ट ही होगा फिर, ठीक है। तो नोट करिए नंबर 1, यदि विखंडन की श्रृंखला अभिक्रिया अनियंत्रित होती है तो बम विस्फोट ही होगा, ठीक है। तो पहला रिस्क क्या है, यदि विखंडन की श्रृंखला अभिक्रिया अनियंत्रित होती है तो बस ये समझ लो कि बम विस्फोट से नीचे रुकेगी नहीं फिर वो। दूसरा रिस्क ये है, इसमें जब आप इसका एनरिचमेंट कर रहे होते हैं, आपने देखा था ना कि हमारे यहाँ शुद्ध यूरेनियम 235 नहीं मिलता है, तो जो भी हमको इसका ओर मिलता है तो हम उसको एनरिचमेंट करते हैं, उसकी सफाई करते हैं, उसको मेटलर्जी करके जो भी उसकी सुइटेबल प्रक्रिया है उसको यूज़ करके हम प्योर यूरेनियम 235 प्राप्त करते हैं। तो उस वक्त जब आप उसको सफाई कर रहे होते हो, उसको मेटलर्जी का प्रोसेस चल रहा होता है, तो उसमें जब आप धुलाई होती है उसकी, तो क्योंकि ये रेडियो एक्टिव मटेरियल है तो ये पानी के साथ इसमें बहुत सारा रेडियो एक्टिव मटेरियल बह जाता है, समझ रहे हैं। पानी के साथ में बहुत सारा रेडियो एक्टिव मटेरियल बह जाता है और वो बहकर कहाँ चला जाएगा, तो आंसर है वो बह करके जहाँ भी जाएगा, नाले में जाएगा, वो नाले से पानी जहाँ पर भी नदी में जाएगा, किसी गड्ढे में जाके जमा होगा, तालाब में जाएगा, जहाँ पर भी जाएगा उसको जितने लोग टच कर लेंगे, जो एनिमल उसके कांटेक्ट में आ जाएंगे, जो बर्ड्स उसको पी लेंगी पानी, वो सब की बॉडी रेडियो एक्टिव मटेरियल से अफेक्ट होगी और उन सबको बहुत बड़ा नुकसान होगा, वो मर भी सकते हैं, है ना। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है हमारे सामने कि जब उसको हम सफाई कर रहे होंगे, जब उसको उसका एनरिचमेंट कर रहे होते हैं, उस वक्त ये हमारे सामने बहुत बड़ी समस्या है कि जो हम उसको धुलते हैं, साफ करते हैं, उसका जो वाटर होता है निकलता है ना, उसमें बहुत सारा रेडियो एक्टिव मटेरियल उसी में चला जाता है। तो वो पानी जाके कहीं ऐसे ही नाले में जाके नदी में जाए, ऐसा मत जाना चाहिए कहीं पर भी। उसको किसी एक जगह इकट्ठा करके उसको ख़त्म कर दिया जाए, डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, नहीं तो जिस नदी नाले में पहुंचेगा ये वहाँ टच करने वाले लोगों को नुकसान करेगा, उनकी बॉडी डैमेज कर देगा। एक तो ये बहुत बड़ा रिस्क है, तो बहुत सेफ्टी के साथ ही इसका ये सब प्रोसेस करा जाता है। मतलब ऐसा नहीं कि चाहे जहाँ ले जाके टुकड़ा ढुलना शुरू कर दो, ये नहीं हो सकता। दूसरी चीज़ ये है कि जब ईंधन जैसे हमने रिएक्टर में यूज़ किया,
रिएक्टर में यूज करने के बाद उसकी जो ऐश बचती है, राख बचती है, ईंधन का, जैसे लकड़ी जलाते हो तो आखिरी में कुछ बचता नहीं है, वेस्ट उसका, जो उसका ऐश बचता है उसको रखना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि वो भी तो रेडियो एक्टिव मटेरियल का ही है, राख है। तो उसको रखना हमारे लिए बड़ी प्रॉब्लम है कि हम ऐसे खुला नहीं छोड़ सकते, उसको रख नहीं सकते कहीं पर भी। तो ये सब मिला के ना ये बहुत बड़ा रिस्क है। इसलिए इस रिस्क से बचने के लिए ही सुरक्षा के बहुत इंतजामात किए जाते हैं वहाँ। नॉर्मली ऐसे ही काम चल रहा है ऐसा नहीं होता, बहुत ज़्यादा सेफ्टी के साथ ही हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो दूसरा सबसे बड़ी चीज़ ये है, इन सब में एक ही बात कॉमन है और वो रेडिएशन लीकेज का कॉमन है ये चीज़। तो दूसरा हमारा जो रिस्क है वो क्या रिस्क है कि इसमें रेडिएशन लीकेज बहुत होता है, और रेडिएशन लीक होगा तो जहां पर भी जाएगा ये उसकी बॉडी को नुकसान कर देगा। रेडियो एक्टिव वेस्ट, रेडियो एक्टिव वेस्ट, देखो एक तो रेडिएशन लीकेज कि लीक होगा रेडिएशन कहीं से भी तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। दूसरी चीज रेडियो एक्टिव वेस्ट, जो बाद में बचेगा, फ्यूल के बाद में राख वगैरह जो कुछ बचेगा वो भी रेडियो एक्टिव वेस्ट है, उसको भी कहीं दफनाना ही पड़ेगा आपको, ऐसे तो नहीं बनेगी बात, उसको डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। तो ये बेनिफिट है और ये रिस्क है, फिर भी हम इसका यूज करते हैं। ये जो रिस्क है उनको ध्यान में रखते हुए इसका यूज किया जाता है। जैसे रिएक्टर वगैरह हैं या परमाणु बम वगैरह जहाँ पर भी होते हैं वहाँ जो लोग वर्क करते हैं उन सब की अपनी एक प्रॉपर यूनिफॉर्म होती है, और वो यूनिफॉर्म ऐसी होती है कि जब अगर कहीं से भी न्यूट्रॉन उस पर पड़ता है उनको रेडियो एक्टिव रेडिएशन उनकी बॉडी पे नहीं पड़ना चाहिए, और समय समय पर उनके ट्रीटमेंट होते हैं, उन लोगों के टेस्ट वगैरह होते हैं बॉडी के कि कहीं रेडियो एक्टिव इनमें मटेरियल तो नहीं घुल रहा है इनके ब्लड में। तो उनका एक प्रॉपर यूनिफॉर्म होती है, लेकिन नीचे से ऊपर तक पूरा पूरा बंद रहते हैं, कवर होते हैं। ये केवल यहाँ ऐसा चश्मा जैसा लगेगा ट्रांसपेरेंट, वो दिखाई दे केवल, बस बाकी पूरा शरीर वगैरह से ढके रहते हैं। तो ये बड़ी चीज़ है, इसका ख्याल रखा जाता है। बाकी यूज़ तो करेंगे ही क्योंकि ये हमारे फ्यूचर का फ्यूल है। अभी पेट्रोल है, डीजल यूज़ कर रहे हैं, आप कोयला यूज़ कर रहे हैं, बट दिस इज़ द फ्यूल इन आवर फ्यूचर, हमारे भविष्य का ये ईंधन बनेगा आगे चल करके, समझ रहे हैं। तो जब भविष्य में ये सब खत्म हो जाएंगे उस वक्त हम इसका यूज़ कर लेंगे। तो ये बेनिफिट्स हो गए और रिस्क हो गए, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ाई करेंगे नाभिकीय, ये नाभिकीय विखंडन कंप्लीट कर लिया, एंड आई होप कि नाभिकीय विखंडन जितना भी पढ़ा गया है शुरू से लेकर आखिरी तक आप समझ पाए उसको, कि नाभिकीय विखंडन में कितनी एनर्जी मिलेगी आपको और उससे क्या क्या कर सकते हैं, कितनी एनर्जी मिलेगी अब आपको अंदाज़ा भी हो रहा है धीरे धीरे। तो ये सारी चीज़ आपको तैयार करनी है। न्यूक्लियर फिजन हमारे सिलेबस में है 21-22 के लिए, और ये सब फिजन से रिलेटेड था, रिएक्टर और एटम बम। इसके बाद अब हम लोग स्टार्ट करेंगे पढ़ना न्यूक्लियर फ्यूजन, नाभिकीय संलयन, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए जल्दी से। लोअर बाइंडिंग एनर्जी वाले न्यूक्लियाई को हायर बाइंडिंग एनर्जी वाले न्यूक्लियाई में अगर कन्वर्ट कर दें किसी प्रोसेस से, तो एनर्जी हमको देनी नहीं पड़ेगी इस काम के लिए, बल्कि वो खुद हमको एनर्जी उल्टा देगा आकर के, समझ रहे हैं। तो यहाँ से सारा कुछ स्टार्ट किया, और हमने फिर आपको ये भी बताया कि ऐसा लोअर बाइंडिंग एनर्जी वाले न्यूक्लियस को हायर बाइंडिंग एनर्जी वाले न्यूक्लियस में कन्वर्ट करने के वी हैव एटलीस्ट 3 प्रोसेसेस, 3 प्रोसेस हैं जिनमें एक प्रोसेस हमें नहीं करनी पड़ती है, ऑटोमेटिकली ये मटेरियल्स में होती है, रेडियो एक्टिव मटेरियल में। 2 प्रोसेसेस हम कर सकते हैं, उनमें से एक प्रोसेस नाभिकीय विखंडन की थी और दूसरी प्रोसेस नाभिकीय संलयन की है। तो नाभिकीय विखंडन हमने स्टडी किया पूरा, नाभिकीय उस पर आधारित जो चीज़ें बनाई हमने उसको भी पढ़ा, और अब हम लोग चल पड़ेंगे नाभिकीय संलयन की ओर। तो नाभिकीय संलयन क्या होता है, और क्योंकि इसमें भी नाभिकीय संलयन में भी हम लोअर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन वाले न्यूक्लियाई को हायर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन वाले न्यूक्लियाई में कन्वर्ट करते हैं, तो इससे भी हमको एनर्जी मिलनी ही है, हमको देनी नहीं पड़ेगी इसमें ऊर्जा, इससे भी हमको एनर्जी मिलेगी ही। तो कैसे मिलेगी, क्या करना पड़ेगा उसके लिए, हम लोगों को कितनी एनर्जी मिलेगी। विखंडन में जैसे मिली थी, एक न्यूक्लियाई आप ब्रेक करते थे
तो लगभग करीब करीब 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी मिली थी जब आपने यूरेनियम का एक नाभिक तोड़ा था। इसमें कितनी मिलेगी अगर हम संलयित करेंगे? ठीक है, तो ये सारी जानकारियों के लिए हम लोग नाभिकीय संलयन को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो चलिए हम लिखेंगे, आप भी नोट कर लीजिए। नाभिकीय संलयन में वैसे पहले भी आपको बताया जा चुका है कि नाभिकीय विखंडन में क्या, नाम से ही समझ में आता है। विखंडन का मतलब तोड़ना, संलयन का मतलब मिलाना। तो नाभिकीय विखंडन में हम एक भारी नाभिक को तोड़कर अपेक्षाकृत हल्के नाभिक तैयार करते थे, पर इसमें क्या होगा कि हम हल्के हल्के नाभिकों को मिला करके एक भारी नाभिक बनाएंगे। जब हम हल्के हल्के नाभिकों को मिला के भारी नाभिक बनाते हैं ना, तो भी एक्चुअली हम जो लोअर बाइंडिंग एनर्जी होती है उसको हायर बाइंडिंग एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। जैसे मैं बार बार कहता हूँ कि आप ये सोचते होंगे कि ऐसा कैसे, तो क्योंकि आपके सिलेबस में वो ग्राफ हटा दिया गया है, इसलिए ये चीज़ आपको कम समझ में आएगी, पर आप याद कर लो। तो नाभिकीय संलयन में क्या करते हैं हम कि जब दो अथवा न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं, देखो नाम पे ध्यान रखो। विखंडन को क्या बोला गया था? विखंडन को कहा गया था फ्यूजन, और संलयन को क्या कहते हैं? फ्यूजन। फ्यूज मतलब मिलाना, ठीक है ना। तो ये फ्यूजन होता है संलयन। जब दो अथवा अधिक हल्के नाभिक, दो हैं या दो से ज्यादा हल्के नाभिक हैं, उन्हें अति उच्च चाल से गति करते हुए, मतलब दो या दो से ज्यादा हल्के नाभिक हैं और वो इतनी ज्यादा तेज गति करते हैं कि गति करते हुए एक दूसरे के इतना नजदीक आ जाते हैं कि वो एक दूसरे से मिल जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं, परस्पर संयुक्त होकर एक भारी नाभिक बना लेते हैं। तो इस प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। बस ये हो गया। फिर से, जब दो अथवा अधिक हल्के नाभिक अति उच्च चाल से गति करते हुए, दो हो या दो से ज्यादा, कौन हो? हाँ, हल्के हल्के नाभिक हो, नाभिक याद रखिएगा। गति करते, बहुत उच्च चाल से गति करते हुए आपस में संयुक्त होकर एक भारी नाभिक बना लेते हैं, तो इस प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। संलयन से प्राप्त नाभिक का जो द्रव्यमान मिलता है हमको, जैसे हमने 4 न्यूक्लियस मिलाई किसी चीज के, अब इन चारों का द्रव्यमान हमने तौल लिया, इसके बाद मिला के जो एक नाभिक तैयार हुआ उसका हमने द्रव्यमान तौला। तो हम क्या देखते हैं कि ये जो नाभिक तैयार हुआ है, बना बनाया न्यूक्लियस है, इसका द्रव्यमान इन चारों के द्रव्यमानों के जोड़ से कैसा है? कम मिलता है। मतलब द्रव्यमान की क्या हो गई? क्षति हो गई, द्रव्यमान में थोड़ा सा डिफेक्ट आ गया। तो संलयन से प्राप्त जो नाभिक होता है उसका जो द्रव्यमान रहता है वो संलयन करने वाले मूल नाभिकों के द्रव्यमानों के योग से कम होता है। द्रव्यमान कहाँ चला गया? आंसर है द्रव्यमान की क्षति हो गई। अब जितना द्रव्यमान का क्षय हुआ है उतने द्रव्यमान के बराबर ही ऊर्जा, वो जो क्षय हुआ है वो काहे में बदल जाएगा? एनर्जी में। उसी के बराबर ऊर्जा हमको मिल जाएगी। इसलिए द्रव्यमान की ये जो क्षति होती है, जो डिफेक्ट आता है इसमें, वो ऊर्जा के रूप में हमको प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो ये संलयन हो गया। इसका एक एग्जाम्पल आपको दिखाया गया है जिसमें हाइड्रोजन के 4 नाभिकों को, देखिए मैं क्यों बार बार यहाँ जोर दे रहा था कि हल्के क्या हैं? नाभिक। बड़ा मुश्किल है, क्योंकि किसको संलयित करवाना चाहते हो? नाभिकों को। और नाभिक का चार्ज कैसा होता है? पॉजिटिव चार्ज। याद है आपको? एटॉमिक मॉडल आपने पढ़ा है, उसमें न्यूक्लियस के बारे में स्टडी की है। तो नाभिक का चार्ज कैसा होता है? पॉजिटिव। अब हम 4 न्यूक्लियस मिलाना चाहते हैं, 2 न्यूक्लियस मिलाना चाहते हैं, आपको क्या लगता है कि वो बड़ी आसानी से मिल जाएंगे? न्यूक्लियस में अगर 2 मिलाने तो 2 के दोनों ही न्यूक्लियस कैसे हैं? धनावेशित। अब धनावेशित हैं तो जब इनको पास ले जाओगे तो ये मिलेंगे नहीं आपस में। समझ रहे हैं? ये मिलते नहीं है क्योंकि ये एक दूसरे पर कौन सा बल लगा रहे होते हैं? प्रतिकर्षण का बल लगा रहे होते हैं, कूलॉम फोर्स लगा रहे होते हैं, और प्लस प्लस को क्या करता है? रिपेल करता है। तो जब इनको हम पास ले जाते हैं तो ये जाते ही नहीं है, छोड़ने पर तुरंत दूर भाग जाते हैं। तो इनका मिलाना बहुत मुश्किल है। पर अगर आप ऐसा कर पाए तो एनर्जी फिर मिल जाएगी, फिर एनर्जी के उत्तराधिकारी आप होंगे। तो एनर्जी, जैसा कि मैंने बोला, हमारी ये पूरी दुनिया में एनर्जी की बहुत ज़रूरत है,
कितनी भी एनर्जी मिल जाए हमारे लिए हमेशा कैसी होती है, कमी। जैसे आप लोग हैं, कितना भी पैसा मिल जाए पर इंसान को कम ही लगता है, ऐसे ही एनर्जी भी है। इस यूनिवर्स में कितनी भी एनर्जी हमको मिल जाए ना, हमारे अलग अलग कामों के लिए हमको बहुत एनर्जी चाहिए। जितनी एनर्जी आज हम लोग बना रहे हैं उससे ज़्यादा भी एनर्जी मिल जाए तो हमारी वो भी एनर्जी खपत हो जाएगी। तो एनर्जी की तो हमको हमेशा जरूरत है, लालच है। इसलिए भले न्यूक्लियस मिलाने हैं, मुझे 2 मिलाने हैं, 4 मिलाने हैं, वो मिलने नहीं जाएंगे, बिकॉज दे ऑल आर पॉजिटिव चार्जेस एंड ड्यू टू कूलॉम फोर्स दे विल रिपेल ईच अदर। वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, वो मिलेंगे नहीं। बट फिर भी मुझे लालच है कि अगर मैंने मिला दिया, अगर कुछ भी जबरदस्ती करके मैंने मिला दिया ना, तो एनर्जी के अधिकारी हम हो जाएंगे, एनर्जी तो मिलेगी हमको। तो हम ये काम तो करना ही चाहते हैं। अब नहीं ऐसे होगा, जैसे होगा वैसे करेंगे, पर एनर्जी हमको चाहिए। तो उसके लिए एक एग्जाम्पल आपको दिखाया गया कि हाइड्रोजन का नाभिक सबसे छोटा न्यूक्लियस है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक प्रोटॉन रहेगा। समझ रहे हैं, न्यूट्रॉन भी नहीं उसमें होता। तो हाइड्रोजन न्यूक्लियस इज अ वेरी वेरी स्मॉल न्यूक्लियस, बहुत छोटा न्यूक्लियस है वो। तो हमने क्या किया, छोटे छोटे 4 हाइड्रोजन न्यूक्लियस ले लिए और चारों हाइड्रोजन न्यूक्लियाई को आपस में मिलाएंगे। अब हम तो देखते हैं कि 4 हाइड्रोजन के न्यूक्लियाई जब मिलेंगे तो कितनी एनर्जी हमको दे सकते हैं। जैसे विखंडन में हमने पढ़ा था ना कि एक यूरेनियम का न्यूक्लियस हमने तोड़ा, एक यूरेनियम का न्यूक्लियस तोड़ा तो हमको कितनी एनर्जी मिली थी, 200 MeV, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी हमको मिली थी। वैसे यहाँ पर भी हम आइडिया लेना चाहते हैं कि अगर हम हाइड्रोजन न्यूक्लियाई को मिलाएंगे तो हल्के हल्के हैं, 2 मिला लो, 4 मिला दो, तो मिलाने से कितनी एनर्जी यहाँ पर आपको मिलेगी, रिलीज होगी। तो उसके लिए ये एग्जाम्पल है। और एक्चुअली ये जो एनर्जी का एग्जाम्पल मैंने दिया है ना, ये एनर्जी, ये जो रिएक्शंस है ये सन में होती हैं। ये रिएक्शंस जो होती हैं ये कहाँ पर हो रही हैं, सूर्य में। सूर्य में लगातार ये रिएक्शंस होती रहती हैं और इन रिएक्शंस से ही जो एनर्जी मिलती है वो आप देख रहे हैं। उसमें तो बताना है नहीं किसी को कितनी एनर्जी आ रही वहाँ से। तो ये देखो, ये हाइड्रोजन के 2 न्यूक्लियस हैं, 1H1 1H1 प्रोटियम है। तो क्या होता है, पहले हाइड्रोजन के 2 न्यूक्लियाई मिले और मिल करके हैवी हाइड्रोजन इन्होंने बना दिया 1H2। अब ये जो हाइड्रोजन है इसके पास, इसके न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन, तो ये हैवी हाइड्रोजन बन गया। इसके पास क्या था, न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन तो था पर न्यूट्रॉन इसके पास नहीं था, तो ये लाइट हाइड्रोजन है, ये हैवी हाइड्रोजन है। 1H1 और 1H1 हाइड्रोजन के 2 हल्के नाभिक मिले, मिल करके इन्होंने हैवी हाइड्रोजन का न्यूक्लियस बनाया 1H2, ठीक है। और इसके साथ ये एक बीटा पार्टिकल भी निकला, बीटा पार्टिकल जिसे हम पॉजिट्रॉन कहते हैं। ये क्या है पार्टिकल, पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन जो कि इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल होता है, इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण कहते हैं, विपरीत कण इसको बोला जाता है। तो ये पॉजिट्रॉन निकलता है और इसके साथ एक न्यूट्रिनो पार्टिकल भी रिलीज होता है, न्यूट्रिनो पार्टिकल, ठीक है। ये आपको हमेशा के लिए याद कर लेना है, जब जब पॉजिट्रॉन निकलेगा तब तब न्यूट्रिनो पार्टिकल उसके साथ मस्ट है, उसको निकलना ही है। ये आप रिएक्शंस में थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक है। तो 2 हाइड्रोजन के हल्के नाभिक मिले, मिल करके उन्होंने एक हैवी हाइड्रोजन बनाया, हैवी हाइड्रोजन के साथ एक पॉजिट्रॉन और एक न्यूट्रिनो पार्टिकल भी बना, ठीक है। हमारा तो मेन मकसद ही न्यूक्लियाई को देखना है। अब ये रिएक्शन एक बार हुआ, एक 1H2 बना, एक बार और हुआ होगा रिएक्शन कहीं पर, ऐसा तो है नहीं कि सन में अगर ये रिएक्शन चल रहा है तो वहां पर 2 ही हाइड्रोजन के न्यूक्लियस हैं, खाली बहुत है। तो एक 1H1 और एक 1H1 में मिलकर क्या बनाया 1H2। ऐसा ही कहीं दूसरी जगह हो रही होगी रिएक्शन सन के भीतर ही, 1H1 1H1 में मिलकर 1H2 बनाया। अब ऐसे जो 1H2 बना वो उसने फिर से एक तीसरा, ये 2 तो मिला के ये बना दिया, एक तीसरा हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है सन के ही भीतर, ये वाला जो बना वो हाइड्रोजन के तीसरे न्यूक्लियस से उसने रिएक्ट किया, रिएक्ट करके 2He3 बना दिया, लाइट हीलियम इसको कहा जाएगा। हीलियम का टोटल मास कितना होता है 4, इसके कितना है 3, देख रहे हैं आप 2He4 सिंबल होता है ना, तो टोटल मास नंबर हीलियम का कितना होता है 4, बट इसका कितना है 3, तो ये लाइट हीलियम है, हल्का हीलियम है ये अभी।
तो ये लाइट हीलियम बनाते हैं और उसके साथ बहुत सारी एनर्जी भी रिलीज होती है। एनर्जी कितनी निकलती है हम बाद में बात कर लेंगे अभी। पर ये हुआ तो क्या हो रहा है, सन में बहुत सारे हाइड्रोजन के न्यूक्लियाई हैं, लाखों करोड़ों अरबों खरबों की संख्या में। एक 1H1 कहीं से भी एक 1H1 ने दूसरे 1H1 से रिएक्ट किया, एक 1H2 बनाया। फिर ये जो 1H2 अभी भी बना, इस 1H2 ने एक हाइड्रोजन न्यूक्लियस से फिर रिएक्ट कर लिया, क्योंकि बहुत सारे हैं वहां, तो उसने रिएक्ट करके एक लाइट हीलियम बना दिया और उसके साथ एनर्जी निकली। अब ये जो लाइट हीलियम बना, ये लाइट हीलियम बना, तो ये हमने हीलियम ले लिया, ऐसा ही एक लाइट हीलियम और बना होगा। देखो ये और बना होगा, ये बात आपको समझ में आती है कि नहीं आती? जैसे सन में मैं बता रहा हूं ना आपको बार बार, सन में ऐसा तो है नहीं कि एक ही हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है, तो वहां लगातार बेटा रिएक्शन चल ही रही हैं। अब लगातार रिएक्शन चल रही हैं तो लगातार 2He3 बन रहे हैं। अब 2He3 बने तो दो 2He3 मिले आपस में, बन के तैयारी है वहां पर। जो दो 2He3 मिलकर बने, उन्होंने मिलकर क्या किया, एक हीलियम का न्यूक्लियस बना लिया। हीलियम न्यूक्लियस बनाया, उसके साथ हाइड्रोजन के दो न्यूक्लियस भी अलग अलग हमको मिले। देखो कितनी अच्छी रिएक्शन है ना, शुरुआत भी इन्हीं से हुई थी और आखिरी में हमको मिल भी रहे हैं। तो ये हुआ, लेकिन इसमें एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ये रिएक्शन, ये जो थर्ड नंबर की रिएक्शन है, थर्ड नंबर की रिएक्शन होने के लिए बहुत जरूरी है कि ऊपर वाली रिएक्शंस दो बार हो। कहे कि मारे एक बार होगा तो एक 2He3 बनेगा, हमको कितने 2He3 चाहिए, दो, तो एक बार ये पूरा रिएक्शन और होना पड़ेगा। तो ये रिएक्शन एक जगह यहां पर हुआ, एक जगह यहां पर हुआ, एक बार यहां 2He3 बना, एक बार यहां 2He3 बना, फिर ये 2He3 ने मिलकर 2He4 बनाया। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जो रिएक्शन है थर्ड नंबर की, ये तभी हो सकती है, उसके पहले ये दोनों रिएक्शंस कितनी कितनी बार होनी पड़ेंगी, दो बार। एक बार होने से एक 2He3 बनता है ना, और हमको कितने 2He3 चाहिए, दो, तो उनको दो बार होना ही पड़ेगा। ये इस रिएक्शन की खास बात है, संलयन की नहीं, इसकी खास बात है। हर संलयन में ऐसा होगा ये जरूरी नहीं है, मैं ये बता रहा हूं सन में जो रिएक्शन होता है वो कैसे हो रहा है वहां पे, ये चीज। अब हम आपको दिखाना चाहते हैं कि देखो हाइड्रोजन के न्यूक्लियस ही तो थे जिन्होंने शुरुआत की रिएक्शन, और लास्ट में क्या बना, हीलियम का नाभिक। तो हाइड्रोजन के न्यूक्लियस ने स्टार्ट किया, हीलियम का नाभिक बना, इसका नेट रिजल्ट क्या मिला हमको, उसको हम समझना चाहते। तो हमने किया, समीकरण 1 और 2 में प्रत्येक को 2 से गुणा किया, और जो मिला मुझे फिर उसमें हमने तीनों समीकरणों को जोड़ दिया आपस में। तो हमने इसमें भी क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई, इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई, और जो कुछ मिला फिर इक्वेशन नंबर 3 पे जाके जोड़ दिया हमने। क्यों हमने समीकरण 1 और 2 में 2 का गुणा किया, क्योंकि समीकरण 3 को होने के लिए बेहद जरूरी है कि समीकरण 1 और 2 दोनों कितनी कितनी बार होनी चाहिए, दो बार। अब आपको समझ में दुख आने लगा कि क्यों हमने इसमें 2 का गुणा करके ही क्यों जोड़ रहे हैं, डायरेक्ट ऐड क्यों नहीं कर रहे हैं, आप समझ रहे हैं आप? अच्छा, अब जोड़िए और देखिए ये इक्वेशन आपको मिलेगी। तो ध्यान से सभी बिल्कुल अच्छे से लेफ्ट हैंड साइड में देखो, सबसे पहले 1H1 को देख लो, कितने 1H1 आएंगे इस लाइन में, कितने 1H1 है, 2, 1 2, और उसमें मल्टीप्लाई किससे कर दिया, 2 से, कितने 1H1 हो गए, 4। याद रखिएगा, हम भूल जाएं तो आप याद रखिए, आप भूलेंगे तो हम बता देंगे आपको। 4 1H1 इसमें है, लेफ्ट साइड की मैं बात कर रहा हूं, राइट के भी मैं बात नहीं कर रहा। 4 1H1 इसमें, इस लाइन में कितने 1H1 है, 1, लेकिन इसमें 2 का गुणा हो गया, 2 1H1, तो ये कितने हो गए, 4 और 2 6, और तो लेफ्ट हैंड जोड़ा तो तीनों को है, पर इसमें इस तरफ कोई 1H1 है नहीं, तो तीनों में मिला के लेफ्ट साइड में कितने 1H1 हुए, 6 1H1। अब तीनों को देखो राइट साइड में कितने 1H1 है, इसमें है नहीं, इसमें है नहीं, इसके पास 2 है, और इसमें 2 का गुणा भी नहीं हुआ, तो इसमें कितने 1H1 है, राइट साइड में 2 1H1 है। तो टोटल रिजल्ट में लेफ्ट साइड में कितने 1H1, 6, राइट साइड में कितने 1H1, 2, ये 1H1 जाके माइनस हो गए दोनों, कितने बचे, ये दिख रहे हैं आपको, 1H1 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 1H1, 4n 1H1 लिखे हुए,
1H1 क्लियर हो गया। अब थोड़ा और कौन दिख रहा है, 1H2 देखना चाहते हो, कर लो, देख लो। ये 1H2 कितना है, 1, इसमें किससे गुना हुआ, तो 2 1H2 बने, लेकिन किस तरफ, राइट साइड में। और कहीं फिर 1H2 दोबारा मिला नहीं मुझे राइट में देखने पर, देखो केवल यहीं तो है राइट साइड में, और कहीं तो नहीं है। तो राइट साइड में कितने 1H2 बने, 2, उसमें 2 का गुणा हुआ ना। अब लेफ्ट की बात करूं, लेफ्ट में भी एक ही जगह दिख रहा है मुझे, लेकिन इसमें भी 2 का गुणा हुआ है, तो ये भी 2 1H2 हो गया। तो राइट में भी 2 1H2, लेफ्ट में भी 2 1H2, तो 2 1H2 2 1H2 ने एक दूसरे को क्या कर दिया, तो 1H2 लेफ्ट में तो आएगा नहीं कहीं पर, खत्म हो गया काम, 1H2 का काम खत्म हो गया, 1H1 का भी खत्म। अब 2He3 को देख लो जरा, 2He3 का क्या होगा। सबसे पहले तीनों में देख के बताओ लेफ्ट में कितने 2He3 हैं, देख के बताओ। लेफ्ट साइड की हम बात कर रहे हैं, है ना, यहां पर कोई है नहीं, यहां कोई है नहीं, यहां 2He3 है और 2 2 हैं। अब राइट में देखो कितने 2He3 हैं, इस लाइन में 2He3 है नहीं, इस लाइन में है नहीं, इसमें 1 है और उसमें भी 2 का गुणा हो गया। तो टोटल मिला के लेफ्ट में कितने 2He3 मिले थे, 2, राइट में कितने 2He3 मिले, 2, तो 2He3 भी एक दूसरे से क्या हो गए। तो ना ये आपको लेफ्ट में अपीयर होगा, ना ये राइट में अपीयर होगा, क्योंकि कैंसिल हो गया। 2He3 का काम खत्म, ठीक है। बस अब बचा क्या, तो फिर अब लेफ्ट में तो यही 2-3 चीजें थी, 1H1 था, 1H2 था और 2He3 था। इसमें 1H2 भी कैंसिल हो गया, 2He3 भी कैंसिल हो गया, तो लेफ्ट में केवल और केवल क्या बचा, 1H1 और कितने 1H1, 4 1H1। राइट में अब जो बचा उसको भी नोट कर डालो, एक पॉजिट्रॉन है पर इसमें गुणा किसका हो गया, 2 का, तो 2 पॉजिट्रॉन कर लो इसको, ठीक है, सही कर लो, 2 पॉजिट्रॉन्स आपको मिलेंगे, ठीक है ना। अच्छा, न्यूट्रिनो पार्टिकल के बारे में देखिए, क्योंकि इसका भी जिक्र नहीं हुआ। न्यूट्रिनो पार्टिकल भी 2 आएंगे, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये देखिए 2 न्यूट्रिनो पार्टिकल लिखे हुए हैं आपके सामने। उसके बाद और क्या है, 2He4, देखो 2He3 को तो हम सेट कर सॉल्व कर चुके, 2He4 है तो 2He4 आपको दिख गया, ये हो गया, ये हो गया, 2He4 हो गया, ये हल हो चुके हैं। तो फिर अब बचा का, अब केवल और केवल एनर्जी बची, तो वो गामा रेडिएशन की फॉर्म में एनर्जी आपको मिल रही है। समझ में आया। तो ये इसका रिजल्ट मिला। अब रिजल्ट में हम क्या देखते हैं कि 4 हाइड्रोजन के न्यूक्लियाई जुड़े मिले, तो उन्होंने एक हीलियम का न्यूक्लियस बनाया। हाइड्रोजन के न्यूक्लियस कैसे हैं, छोटे, हीलियम का न्यूक्लियस कैसा है, इनकी अपेक्षा तो वो बड़ा है, समझ रहे हैं। इसमें इनमें सब में इनके न्यूक्लियस में खाली एक एक पार्टिकल है, एक एक प्रोटॉन है, और इसके न्यूक्लियस में तो 4 पार्टिकल है, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन है। तो ये कैसे नाभिक हैं, हल्के नाभिक हैं, और ये कैसा नाभिक है, भारी नाभिक है। तो हल्के नाभिक मिलकर के इन्होंने क्या बना दिया, एक बना, ये क्या कहलाएगा प्रक्रिया, नाभिकीय संलयन। अब देखने वाली बात यह है कि इसमें जो एनर्जी मिलती है कितनी मिलती है, तो इसमें लिखा है इस प्रकार 4 हाइड्रोजन नाभिक संलयित होकर एक हीलियम नाभिक का निर्माण करते हैं। आ रहा है समझ में अब आपको कि 4 हाइड्रोजन के नाभिक मिलते हैं और एक हीलियम का नाभिक का निर्माण करते हैं। इस प्रक्रिया में कुल 26.7 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा उत्सर्जित होती है। बहुत बड़ी ऊर्जा है ये, 26.7 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज होती है यहां से। तो संलयन में जब 4 हाइड्रोजन नाभिक मिलते हैं और एक हीलियम न्यूक्लियस का निर्माण करते हैं, तो क्या होता है उससे, आंसर है उसमें से टोटल उसका जो रिजल्ट मिलता है एनर्जी के बेसिस पर, उसमें 26.7 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी हमको प्राप्त होती है। अब हम देख रहे हैं कि ये एनर्जी नाभिकीय विखंडन में प्राप्त ऊर्जा से कम है कि ज्यादा है। नाभिकीय विखंडन में कितनी एनर्जी मिली थी आपको, भूल गए, बस यही तो खराबी है आपकी। बताइए नाभिकीय विखंडन में एक यूरेनियम न्यूक्लियस तोड़ा था आपने, कितनी ऊर्जा मिली थी, लगभग 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
और इसमें जब 4 हाइड्रोजन मिलते हैं तो कितनी ऊर्जा मिल रही है? तो किसमें ज्यादा ऊर्जा मिलती है, विखंडन में कि संलयन में? विखंडन में ज्यादा मिलती है कि नहीं? लेकिन ऐसा नहीं है, हम लोग कुछ गलत देख रहे हैं। अब और देखिए गहराई से जरा, मैं यहां पर इसको बता देता हूं आपको, ठीक है? आपके पास जो जगह खाली होगी आप उसके आगे लिखेंगे। फिजन में क्या हुआ था, थोड़ा सा याद करिए। फिजन में यूरेनियम 235 टूटा था और उसने करीब करीब 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज की थी। इसमें क्या हो रहा है, यह है फ्यूजन। संलयन में क्या होता है, हीलियम का न्यूक्लियस बनता है, 4 हाइड्रोजन नाभिक मिलकर एक हीलियम का न्यूक्लियस बनता है और उससे करीब करीब 26.7 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है ना? अब ध्यान से देखिए कि एनर्जी कौन सी ज्यादा है। यूरेनियम का न्यूक्लियस जब टूटा था तो इसके नाभिक में कितने पार्टिकल्स अलग अलग हुए थे? 235 पार्टिकल अलग हुए थे, समझ रहे हैं? तो 235 पार्टिकल, 235 पार्टिकल्स अलग हुए तो टोटल 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी निकली। तो एक पार्टिकल को अलग होने पर कितनी एनर्जी निकलेगी? एक पार्टिकल के अलग होने पर लेस देन 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी निकलेगी। 235 पार्टिकल जब अलग अलग हुए, टूटे, जिसको आप बोलते हैं BEN, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। 235 न्यूक्लियॉनों को तोड़ने के लिए 200 MeV ऊर्जा थी, समझ रहे हैं? 235 न्यूक्लियॉन्स को सेपरेट करने में 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा मिली थी। एक न्यूक्लियॉन को सेपरेट करने में कितनी एनर्जी मिलेगी? आंसर है 235 का भाग दिलाओ। अब 200 में 235 का भाग दोगे तो जो ऊर्जा आएगी वो 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी कैसी आ जाएगी? कम आएगी कि नहीं आएगी? पहले तो ये बताइए। आ जाएगी, ये समझ आ गया। अब हीलियम की बात करिए। हीलियम के न्यूक्लियस में कितने न्यूक्लियॉन है टोटल? न्यूक्लियॉन्स मींस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस। नाभिक के भीतर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो 4 है टोटल, समझ रहे? तो 4 पार्टिकल जब मिलकर बने हैं, जब हाइड्रोजन न्यूक्लियस को हमने संलयन किया और 4 पार्टिकल ये मिलकर न्यूक्लियस बनाया इन्होंने, तो कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है? 26.7 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एक पार्टिकल के लिए बताइए, एक पार्टिकल अगर संलयित होगा तो कितनी एनर्जी निकालेगा वो? 4 का भाग दे दिया हमने, 4 छंग 24, 2 बच गए, 4 सत्ते 28, करीब करीब 6.7 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी, समझ रहे हैं? तो यूरेनियम की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कितनी है? एक पार्टिकल की बाइंडिंग एनर्जी, जिसको हम BEN से लिखते हैं, यूरेनियम के एक पार्टिकल की बाइंडिंग एनर्जी 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी कैसी है? कम। लेकिन हीलियम न्यूक्लियस के एक पार्टिकल की बाइंडिंग एनर्जी 6.7 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर है। कहने का मतलब यूं कि जितनी एनर्जी विखंडन में मिलती है ना, उसकी 7 गुना ज्यादा एनर्जी न्यूक्लियस के फ्यूजन में मिलती है। आपको देखिए 6.7 टाइम्स ज्यादा एनर्जी, ये तो 1 से कम है और ये 6.7 MeV मिल रही है आपको। तो कौन सी प्रक्रिया में एनर्जी ज्यादा रिलीज होती है, विखंडन में या संलयन में? संलयन में ज्यादा एनर्जी मिलती है। हीलियम के 235 पार्टिकल मिला देना तो पता नहीं कहां इसका चला जाएगा। 235 का गुणा इसमें करवा दो, 7 गुना ज्यादा एनर्जी मिल रही है आपको। पहले तो आप ये समझ लीजिए। तो देखने में भले हमको लगा एक क्षण भर के लिए कि विखंडन में तो हमको लगभग 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी मिलती थी और संलयन में तो केवल 26.7 26.7 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा ही मिल रही है हमको। तो ये एनर्जी विखंडन में प्राप्त ऊर्जा से बहुत कम है। लेकिन नहीं, हमारे देखने का नजरिया गलत है। आप और सही से देखिए कि जब यूरेनियम टूटा था और 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा मिली थी तो उस समय ये भी तो देखिए कि कितने पार्टिकल मिले थे आपको, 235।
तो अगर हम उसके एक न्यूक्लियॉन की बंधन ऊर्जा निकालेंगे तो हम 235 का भाग देंगे और वो 1 MeV से भी कम पे आ जाएगी। तो विखंडन में बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियॉन का मान 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी कैसा आता है, कम। लेकिन संलयन में एक नाभिक की बंधन ऊर्जा BEN, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, एक नाभिक की बंधन ऊर्जा करीब करीब 6.7 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिलती है। अब ये बताएं, क्या ये चीज समझ में आई है आपको? आई है? तो अब आप बताइए, विखंडन में ज्यादा ऊर्जा रिलीज होती है या संलयन में ज्यादा रिलीज होती है? संलयन में ज्यादा ऊर्जा मुक्त होती है, और जितनी मुक्त होगी हम उसको यूज कर लेंगे। समझ में आ रहा है आपको? तो संलयन में ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, और कितने गुना ज्यादा? आंसर है विखंडन की तुलना में करीब करीब 7 गुना ज्यादा एनर्जी संलयन में रिलीज होती है। समझ आ रहा है कुछ आपको? इस तरह से संलयन ज्यादा एफिशिएंट प्रोसेस है। अब आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए, जब विखंडन में इतनी कम ऊर्जा रिलीज होती थी, हम उसको विशाल कहा करते थे कि विशाल ऊर्जा रिलीज हो रही है। इसमें तो 7 गुना उससे भी ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है, तो इसको हम इसलिए शब्द यूज करा करते हैं अपार ऊर्जा। समझ रहे हैं? इसके लिए हम विशाल मात्रा का यूज नहीं करते, इसके लिए हम बोलते हैं अपार ऊर्जा। दूसरी चीज, विखंडन में जब इतनी ऊर्जा रिलीज होती थी तो कंट्रोल करना हमारे लिए बड़ी प्रॉब्लम थी। इसको कंट्रोल करना क्या आसान है? इसको कंट्रोल करना और आसान नहीं है। इसको तो कंट्रोलिंग है ही नहीं, इसकी तो कंट्रोलिंग ही हमारे हाथ में नहीं है। इसकी तो कंट्रोलिंग ही हमारे हाथ में नहीं है। उसको तो हमने कुछ जतन किए, कुछ प्रक्रियाएं लगाई, कुछ अपना दिमाग खर्च किया और उसको कंट्रोल कर लिया, और कंट्रोल कर लिया इसीलिए न्यूक्लियर रिएक्टर बना लिया हमने उससे। पर इसमें तो इतनी ज्यादा एनर्जी निकलती है फ्यूजन में कि इसको हमें आज तक कंट्रोल करना नहीं आता। नहीं आता तो क्या कुछ बनाए हैं आप इससे? आंसर है बनाए हैं। क्या हम इसका केवल बम ही बना पाए और कुछ नहीं बना पाए? अच्छे काम में हम यूज नहीं कर पाए। हम इसका केवल और केवल क्या बना पाए हैं? बम। क्योंकि बम बनाने में हमको एनर्जी को कंट्रोल नहीं करना पड़ता। अच्छे काम के लिए यूज करोगे तो आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, और वो कंट्रोल हाइड्रोजन का हमको आता नहीं है अभी। और जिस दिन कसम से इसका कंट्रोल आ गया ना, 7 गुनी ज्यादा एनर्जी लेंगे हम इससे, और इससे और ज्यादा बिजली बनाएंगे। आपके घर में 1 सेकंड के लिए बिजली नहीं जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम है कि हमको हाइड्रोजन न्यूक्लियस जब मिलते हैं ना, तो हमको इसका कंट्रोल नहीं आता। अब नहीं आता तो नहीं आता यार, प्रयास करा जा रहा है। साइंटिस्ट लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि एफर्ट में लगे हुए हैं कि किसी तरीके से न्यूक्लियस का हमको क्या आ जाए, कंट्रोल आ जाए। समझ रहे हैं? तो इतनी ऊर्जा हम लेंगे और इससे इतनी बिजली हम बना सकते हैं, इतनी एनर्जी हमको मिल सकती है कि हमारा कोई भी काम फिर फीका नहीं पड़ेगा, अधूरा नहीं रहेगा। हर काम समय से और बड़े अच्छे से होगा। अभी बिजली चली जाती है गाँवों में, देखे चली जाती है 4-4, 5-5 घंटे नहीं आती, फिर है ना। गर्मी के मौसम में बिजली चली जाती है तो बहुत देर नहीं आती है। फिर ये प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी जब इतने गुना ज़्यादा ऊर्जा मिलना। और ये हाइड्रोजन है, यूरेनियम हमको लाना कठिन है, हाइड्रोजन हमको लाना कठिन है क्या? हाइड्रोजन तो इतना आसानी से हमें उपलब्ध है। H2O, पानी में भी इतना हाइड्रोजन है, और हमारी अर्थ का लगभग 3/4 भाग में पानी ही पानी है। एक बार इसकी कंट्रोलिंग आ जाए ना तो हमारे लिए इतना आसान हो जाएगा। ये फ्यूल भी बड़ा आसान है हमारे लिए। 3/4 भाग में हमारी पृथ्वी में पानी पानी लबालब है। पानी से हाइड्रोजन निकालते रहेंगे, ये करवाते रहेंगे, रिएक्शन होती रहेंगी, एनर्जी मिलती रहेगी। एनर्जी कभी खत्म नहीं होगी, ऐसी एनर्जी मिलेगी हमको। पर अफसोस कि अभी तक हमको इसका कंट्रोल नहीं आता। इसीलिए एक बार अगर ये रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है तो फिर तो बंदे न हो जानी, जब तक कि वहाँ उपस्थित सारा का सारा हाइड्रोजन खत्म ही नहीं हो जाता। खत्म होके ही वो बंद होगा। समझ रहे हैं? अब लेकिन अब फिर लालच बढ़ा। देखो क्या लालच बढ़ा कि अगर इतनी ही एनर्जी मिल रही है तो छोड़ो विखंडन, संलयन पे आओ, और संलयन पे आओ, इतनी ऊर्जा चलिए प्राप्त करते हैं।
पर प्राप्त करने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है ना कि हल्के नाभिक मिले और इतनी ऊर्जा मिलेगी आपको, पर नाभिक से नाभिक मिलेगा क्यों होगा भाई ऐसा? नाभिक से नाभिक मिलेगा क्यों होगा? क्योंकि दोनों ही पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल हैं, एक दूसरे से इनका मिलना असंभव है, एक दूसरे से इनका मिलना पॉसिबल नहीं है। एक न्यूक्लियस ये है प्लस, एक न्यूक्लियस ये है प्लस। अब ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। हम इसको नजदीक लाना, इसको नजदीक लाके इतना नजदीक लाना चाहते हैं कि एक दूसरे में चिपक जाए, बिल्कुल ऐसा चिपक जाएंगे, फिर ये फ्यूज होंगे, मिलेंगे और इतनी एनर्जी रिलीज करके हमको देंगे। पर देयर इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम कि ये मिलते नहीं हैं। अच्छा, एक चीज और आपको लग रही होगी, अगर नजदीक आएंगे तो फिर चिपक क्यों जाएंगे? देखो, पहली बात तो जब नजदीक दूर हैं तो इनके बीच में कौन सा बल प्रभावी है? कूलॉम फोर्स। और कूलॉम फोर्स प्लस और प्लस में क्या करता है? प्रतिकर्षण। जब हम बहुत नजदीक ला देंगे इनको और इतने नजदीक आ जाएंगे, बहुत नजदीक, तो इनके बीच में नाभिकीय बल प्रभावी हो जाएगा। और नाभिकीय बल कूलॉम बल से 10 गुना बड़ा होता है। और नाभिकीय बल जब प्रभावी हो जाएगा तो वो इनको प्रतिकर्षित नहीं करेगा। नाभिकीय बल तो प्रोटॉनों को और चिपका के रखता है, तो फिर ये चिपकेंगे ही और बड़ी आसानी से संलयन का प्रक्रिया हो जाएगी। तो हम एक्चुअली करना क्या चाहते हैं? हम करना ये चाहते हैं कि हम 2 प्रोटॉन्स लेंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव, और उनको लाएंगे जबरदस्ती पास, जबरदस्ती पास में लाएंगे और इतना नजदीक ले आएंगे, क्योंकि थोड़ा सा भी अगर दूर रहेंगे तो कौन सा बल लगेगा? कूलॉम बल लगेगा, और कूलॉम बल से प्रतिकर्षित होकर दूर ही भाग जाएंगे। हम चाहते हैं कि इतना नजदीक इनको लेके आ जाए कि इनके बीच कौन सा बल प्रभावी हो जाए? नाभिकीय बल प्रभावी हो जाए, क्योंकि हम जानते हैं कि नाभिकीय बल एक बार प्रभावी हो गया तो प्रोटॉन प्रोटॉन को भी क्या करना शुरू कर देगा? आकर्षित, और ये चिपक जाएंगे, फिर संलयन होकर एनर्जी मिल जाएगी हमको। पर ये काम हम कैसे कर सकते हैं? उसके लिए हमको इनको बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी। कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, कैसे देनी पड़ेगी, कैसे करेंगे ये सब काम, ये हम लोग पढ़ेंगे अब अगली क्लास में। ये चीज समझ आ रही है कि अगर न्यूक्लियस को आपको ज्वाइन करवाना है, उनका फ्यूजन करवाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? यू विल हैव टू गिव अवे ए लॉट ऑफ एनर्जी, और इतनी एनर्जी ताकि वो उस रेंज में आ जाए जो नाभिक का रेंज होता है। नाभिक के रेंज में आएंगे, न्यूक्लियर फोर्स इफेक्टिव होगा और फिर वो चिपक जाएंगे। ऐसे तो आप नहीं कर सकते। कैसे होगा? उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? दिस वी विल स्टडी एट द नेक्स्ट क्लास। ओके, तो आज हम लोग फिजिक्स में इतना ही रखते हैं, आगे और भी बहुत सारी पढ़ाई करेंगे, अगली क्लास पे करेंगे। ठीक है, थैंक यू।